बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो हेलो, बैठ जय हिंद। हेलो हेलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, यही आवाज नहीं कर रहा। ठीक, हेलो 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 हेलो, ठीक है। चलिए बोला जाए, कहाँ तक हो गया था? 316 तक हो गया। अच्छा आगे बोलिए ना, आगे बोलिए, ये बताना है। ठीक है, ध्यान दिया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखा दिया हुआ है कि राकेश, रमेश और सुरेश गाड़ियों को खरीदने के लिए बाजार गए थे जिनकी कीमतें समान थी। हल्ला शांत रखिए, बात मत करिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया लेकिन प्रत्येक गाड़ी पर 2 लगातार छूटें उपलब्ध थी। राकेश ने 20% और 5% की लगातार 2 छूटें प्राप्त की। रमेश ने 15-10 की प्राप्त किया है, जबकि सुरेश ने 12 और 13 की प्राप्त किया। तो किसके सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, ये भी बताने वाला क्वेश्चन है, तो बेसिक का पढ़ाया गया होगा। अच्छा बता देते, देख लीजिए एक मिनट। राकेश, एक राकेश है, दूसरा कौन है? रमेश, एक रमेश है और एक सुरेश। देखिए ध्यान दिया जाए, हल्ला शांत रखिए। प्रत्येक का जो है वो करामूल बराबर है, कीमत प्रत्येक का क्या है? समान है। लेकिन देखिए कि जो पहला व्यक्ति राकेश है उसको 2 प्रकार का डिस्काउंट मिला है, एक 20% का, एक कितना 5 का। और जो रमेश को है वो भी 2 को मिला है, 15% और 10%। और एक सुरेश है, इसको मिला है 12% और 13%। कह रहा बताइए किसको सबसे ज्यादा छूट मिला है? तो इसके लिए ध्यान दिया जाए, यदि आप डायरेक्ट ऐड करके देख रहे होंगे तो सबका मान तो 25 आ रहा है। देखिए 20-5 25, 15-10 25 और 12-13 25, सबका मान कितना? योग तो समान आ रहा है। लेकिन आपसे देखना पड़ेगा इसमें कि 2 को छूट दिया गया, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल के देखना होगा कि किसका सबसे ज्यादा छूट मिलेगा। बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने आता है? क्या करेंगे? तो 20 + 5 - 20 × 5, यही ना करेंगे। देखिए ध्यान दिया जाए, आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप देखिए कि आप ए का निकालिए पहले। इसके लिए क्या करिएगा? 20 + 5 - 20 × 5/100। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, आपसे बोला गया है कि बताइए किसका छूट सबसे ज्यादा है। तो जो छूट सबसे ज्यादा होगा, सही बताइए, यहाँ पर तो सबका मान 25 ही आएगा। जैसे 20 + 5, 15 + 10, 12 + 13, सबका मान तो 25 आएगा। डिपेंड करेगा कि यदि इसमें से मान जो घट रहा है उसका मान यदि कम से कम होगा तो उसका छूट ज्यादा ज्यादा होगा, और मान ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो छूट उसका कम जाएगा। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि गुणनफल जिसका ज्यादा रहेगा, गुणनफल जिसका ज्यादा रहेगा उसका छूट कम मिलेगा, और जिसका गुणनफल कम रहेगा उसका छूट ज्यादा मिलेगा। तो बताइए इसका गुणनफल कितना हो रहा है? 100, और 20 बचे कितना? 100, इसका 150 और इसका 156। तो बताइए गुणनफल ज्यादा किसका है? इसका सबसे ज्यादा गुणनफल है। तो जब ज्यादा गुणनफल होगा तो मान जब घटा रहे होंगे तो ज्यादा मान घटेगा, और जब ज्यादा मान घटेगा तो छूट की राशि तो घट जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम छूट चाहिए, तो जिसका गुणनफल सबसे कम होगा उसी को मैक्सिमम छूट मिलेगा। आंसर लगाइए राकेश। क्लियर है ये चीज? या तीनों को बारी बारी से निकाल के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें आगे। 316, 316, 17, मतलब 17 जो बोल रहा है ना, तो 16 वाला शांत रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा तब बोलेगा 16। देखिए ध्यान दीजिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रयमूल्य से 40% अधिक है, एक दुकानदार 1% छूट देता है, और यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान इतना % का लाभ अर्जित करता है। यदि एक दुकानदार 2x% का छूट देता है तो फिर यहाँ भी नहीं दिखा हुआ है इतना % का लाभ अर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न में 2 खाली स्थानों को संतुष्ट करेगा? देखिए बात है संतुष्ट कराने का, तो यहाँ पर कोई भी मान संतुष्ट हो सकता है। इसमें आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है कि बताइए खाली स्थान पर क्या आएगा, बस आपको जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन को इसमें भर दिया जाए ताकि जो मेरा स्टेटमेंट है वो संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्ट कराने के लिए आपको बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन रखा जाए ताकि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो
संतुष्ट हो जाए। आइए देखिए, ध्यान दिया जाए, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोला गया कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो यहाँ पर एक हम ले लेते हैं पहले क्रय मूल्य और एक हम अंकित मूल्य। बताइए क्रय मूल्य को कितना माना जाए? 100। तो अंकित मूल्य 140 हो गया। यहाँ का बात देखिए कि दो तरह से बट रहा है। इसमें बोला गया है कि एक जो दुकानदार है वो X% का छूट देता है, और मतलब कितना परसेंट का लाभ कमाता है पता नहीं है, वो आपको बताना है। और एक दूसरा जो दुकानदार है वो बोला गया कि 2X% का छूट देता है। तो जाहिर सी बात है, छूट जो मिलेगा किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर। यानी पहला दुकानदार मान लेते हैं कि इस पर दिया कितना का डिस्काउंट? 1% का डिस्काउंट देगा। दूसरा दुकानदार 2X% का ये डिस्काउंट दे रहा है। अब बताइए, जब डिस्काउंट देने के बाद जो राशि आएगा उसको विक्रय मूल्य कह सकते हैं। अंकित मूल्य में छूट देने के बाद जो राशि आएगा उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। यानी यहाँ से जो राशि आने वाला है वो कहीं ना कहीं क्या आने वाला है? विक्रय मूल्य। यहाँ भी आएगा और यहाँ भी विक्रय मूल्य आएगा। अब आपको देखना है कि उसका बताइए लाभ दोनों कंडीशन में कितना हो रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान दिया जाए से कि यहाँ वाला जो छूट होगा और यहाँ वाला छूट होगा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो दूसरा छूट है वो पहले छूट का दुगना है कि नहीं? दुगना है। पहले छूट पर यदि X मिल रहा है तो दूसरा में कितना मिल रहा है? 2X। आप निकालना भी चाहेंगे कि छूट मिलेगा किस पर? तो अंकित मूल्य पर। यानी यहाँ मिलेगा 140 का X%, यहाँ मिलेगा 140 का 2X%। और जब रेशियो निकालिएगा तो वही आएगा 1:2। तो जो स्टेटमेंट है जिसको सेटिस्फाइड कराना है वो यही चीज है कि जो दूसरा जो छूट होना चाहिए वो पहला से क्या गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। अब वही जरा ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि दोनों जगह पर क्या क्या भरा सकता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इतना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, पहले का लाभ और दूसरे का लाभ, ये आपको निकालना है। तो जरा हम ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 को देखा जाए तो बताइए पहला वाला भरे है कितना? 12, दूसरे वाला में 4। मतलब पहले वाला दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, दूसरे वाला कितना? 4% का। अच्छा बताइए कि पहले वाला को जब 12% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य कितना? दोनों के लिए क्रय मूल्य तो 100 होगा। तो पहले वाले के लिए भी क्रय मूल्य कितना और दूसरे वाला का भी क्रय मूल्य 104। अब देखना पड़ेगा आपको क्या दूसरा का जो डिस्काउंट है पहला से दुगना है। देखिए पहले का डिस्काउंट कितना है? पहले का डिस्काउंट कितना हो गया? 28। दूसरे का 36। क्या ये वाला दुगना है इससे? नहीं है, तो इसको आप मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा सब। दूसरा बताइए 26 और 12, यानी पहला का लाभ 26 होगा तो विक्रय मूल्य कितना? दूसरा का लाभ 12 होगा तो विक्रय मूल्य 112। डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट कितने का? 14 का। यहाँ पर डिस्काउंट 28 का। क्या बताइए दुगना है? यहाँ देखिए 14 का डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पर 28 का डिस्काउंट हो रहा है। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो पहले डिस्काउंट से दुगना है। किस कंडीशन लेने पर? तो यहाँ बोला गया है कि ए में भरा जाए 26 और बी में भरा जाए कितना? 12। यानी पहला को लाभ हो रहा है 26, दूसरा को 12। ये आंसर हो गया। और इसमें देख लीजिए कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बिना ऑप्शन के कैसे बनेगा? सेटिस्फाइड कराना ऑप्शन है। ऐसे कहिएगा तो 2-4 को और आपका आंसर इसमें दे देंगे, वो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। किन्हीं को दिक्कत है बोलिए। हाँ, डी भी हो रहा है, सी चेक कर लेते हैं। यदि सी को लेंगे तो पहला का लाभ कितना रखना पड़ेगा? सी 33%, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अच्छा, दूसरा को लेंगे तब 126। बताइए यहाँ पर डिस्काउंट कितने का? 7 का। यहाँ पे 14 का। ये भी आ रहा है, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी तो नहीं ना आ रहा है। डी को चेक करिए, 132, 8 का डिस्काउंट 120। दोनों लगा लीजिए, ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। बी और सी दोनों हो सकता है, आंसर में दोनों लगा लीजिए, बी और सी दोनों होगा। मिटा दें? थोड़ा हल्ला शांत रखिए, बात कम करिए, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है। आगे बोलिए। 17। हल्ला शांत रखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। एक दुकानदार ने 416 रुपए का छूट प्रदान किया और इतना प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। लाभ पता नहीं। वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रमशः वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से 20% और 56% अधिक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ सबसे पहले करिए, वस्तु का एक क्रय मूल्य होगा
वस्तु का एक विक्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर बोला गया दुकानदार जो है 416 रुपया का छूट दे रहा है, ये नियत राशि दिया हुआ कि 416 रुपया का छूट दे रहा है और इतना रुपया का लाभ कमा रहा है, यही आपको निकालना है कि बताइए कितना रुपया का लाभ होगा। जबकि नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा क्रमशः वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से 20% और 56% अधिक होगा। यानी अंकित मूल्य के बारे में रिलेशन बना रहा है, एक बार विक्रय मूल्य से, एक बार क्रय मूल्य से। बताइए जो अंकित मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा? 20%। पहले विक्रय मूल्य आया है, अब बताइए क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा? 56%। अब किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं आप, 100 किसी को मानिए, पहले क्रय मूल्य को मानिए या विक्रय मूल्य को मानिए, किसको माना जाए? यदि आप क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो बोला गया है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा विक्रय मूल्य से 20% और क्रय मूल्य से 56% ज्यादा होगा। तो क्या यहाँ पर यदि इसको 100 माने तो 56% ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा? 156। अब थोड़ा सा ध्यान दिया, इसी के सहारे से विक्रय मूल्य निकालिए। बताइए इससे तो 56% ज्यादा था और इससे कितना ज्यादा है? विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। यानी कुछ देर के लिए विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो इसका वैल्यू कितना? 120। यदि विक्रय मूल्य चाहिए तो 156 का तुलना करना पड़ेगा कितना से? 120 से। 156 का तुलना 120 से और 100 से गुना करेगा तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात लगाइए और एक बार विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात लगाइए और दोनों में मेडिएटर सेम करके फिर अनुपात लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यदि अनुपात लगा देंगे तो कुछ कटेगा? काट दीजिए। 0 से 0, 12 से क्या बार में? 13 बार में। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा कितना? 130, यहाँ पर हो जाएगा 156। अब ध्यान दीजिए जो नियत राशि है, नियत राशि के रूप में बोला गया है कि दुकानदार जो है 416 रुपए का छूट दे रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ से कि छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 156 है, विक्रय मूल्य 130 है, डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट 26 का। नियत राशि में कितना है? 416 का तुलना 26 से। क्या पूछा गया है? लाभ। तो लाभ के लिए देखिए क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना? 130। तो लाभ कितने का? क्या 30 से गुना किया जा सकता है? 30 से गुना करेंगे, यहाँ से लाभ आ जाएगा। हो गया? आगे बढ़े? जिनको दिक्कत होगा वो बोलिएगा सर। आगे बोला जाए 318। ध्यान दीजिएगा 318 है। एक विक्रेता जो है एक वस्तु को इतना रुपए में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य पता है? यहाँ पर खाली स्थान है सर। एक विक्रेता जो एक वस्तु को कितना रुपए में खरीदता है ये को बताना है और उसे 20% के हानि पर बेच देता है। यदि उसने वस्तु को खरीदने में 15% का कम भुगतान किया होता और इसे 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ हुआ होता। अनुमानित मान की गणना कीजिए। अनुमानित मान वही जो यहाँ पर भराएगा। बात समझ रहे हैं? यानी पूछ रहा है कि बताइए वस्तु को कितना रुपया में खरीदा था। सर ये वाला स्टार्टिंग में बेसिक में क्वेश्चन ही बताए थे कि एक दुकानदार जो है वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बाद में बोला जाए कि 10% अधिक कम मूल्य पर खरीदा होता और 500 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। बताइए कितना रुपया में स्टार्टिंग में खरीदा था। इस टाइप में बताया गया होगा कि देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ भी एक क्रय मूल्य आएगा और यहाँ भी एक विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिए ऊपर में बोला गया कि विक्रेता एक वस्तु को इतना रुपया में खरीदा है, पता नहीं कितना में खरीदा है, लेकिन उसे 20% की हानि पर बेचता है, तो इससे एक लाभ एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप क्रिएट कर सकते हैं। 20 रुपया की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। इसको ध्यान दिया जाए, ये रियल हो गया सर। इसको आप बोल सकते हैं कि रियल में ऐसा है कि 20% की हानि पर बेचता है। बाद में देखिए कल्पना कर रहा है, एक इमेजिन कर रहा है, यदि उसने वस्तु को खरीदने में 15% कम भुगतान किया होता और 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, तब उस कंडीशन में 30% का क्या हुआ? लाभ। यानी एक तो रियल वाला बात हो गया कि 20% की हानि पर बेचता है, फिर मन में कल्पना कर रहा है यदि वह उसे 15% कम मूल्य पर खरीदा होता, 15% कम भुगतान किया होता और 50 रुपया ज्यादा मूल्य पर बेचा होता, तब उसे 30% का क्या होता? लाभ होता। तो एक तो हम लोग रियल वाला का अनुपात तैयार कर लिए, एक जो इमेजिन कर रहा है, जो कल्पना कर रहा है, उसका भी आप तैयार करिए। इमेजिन के बारे में बोला गया कि यदि वह उसे जो पहले खरीदा है उसे 15% कम मूल्य पर खरीदा होता, बताइए पहले कितना में खरीदा था?
100 में। तो कल्पना के हिसाब से इसका मतलब आप कितना में खरीदेगा? 85 में खरीदेगा। तो कह रहा है कि यदि 15% कम मूल्य पर खरीदा होता, ठीक है, 15% कम मूल्य पर खरीदा होता और 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, क्या 50 इसमें आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये 100 माने तो 80 है, आगे यहाँ पर कोई 50 बोलेगा तो 40 भी हो जाएगा, तो ये नियत राशि नहीं है। यहाँ पर बोला है कि यदि इसमें 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो इसको आप क्या करिए कि वैसे रहने दीजिए, यहाँ जो है 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा। तब कह रहा है कि उसे 30% का लाभ होगा। अब 30% का लाभ होगा तो बताइए कि जो कल्पना कर रहा है उसके हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 85। अब 30% लाभ तो इसी पर ना होगा, तो क्या 30% लाभ इसका निकाल सकते हैं? 10% 8.5, 30% 8 या 24 5 या 15, 25.5 ऐड करिए, इसमें कितना आएगा? इस पर जो है 30% लाभ होगा, कितना? 25.5 ऐड करेंगे तो 110.5। देखिए ध्यान दीजिए सर, फिर से समझिएगा, ये आपका रियल वाला था, 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी 100 क्रय मूल्य 80 विक्रय मूल्य। बाद में कल्पना क्या कर रहा है? 15% कम मूल्य पर खरीदा होता, 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, इस 50 को आप जोड़ नहीं सकते, इसको रहने दीजिए, तो उसे 30% का लाभ होता। तो क्या नया वाला जो क्रय मूल्य है 85, तो इसके हिसाब से नया वाला भी क्रय मूल्य निकाल लिए 30% के लाभ के हिसाब से। अब ये नियत राशि है कि 50 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया है। हम लोग देखेंगे यहाँ से कितना अधिक पर बेचा गया है, कितना? 37, यानी 50 का तुलना 37 से। पूछ रहा है कि बताइए कि अनुमानित मान की गणना कीजिए, जो कि वो क्रय मूल्य के बारे में पूछा गया था। क्रय मूल्य कैसा वाला? तो रियल वाला क्रय मूल्य। तो रियल क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना कितना से? 100 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। भागा लगाइए, 500/3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लगभग पूछा गया है ना, तो जो 0.5 है उसको हटा दीजिए, डायरेक्ट करिए 500/3। किसी लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन्हें तो 15 घटा दिए तो इन्हें 50 काहे नहीं जोड़ सकते? तो ये 15 जो है ना सर, 15% में, ठीक है, 15% कम मूल्य पर खरीदा होता, जबकि वो 50 जो परसेंटेज में नहीं है, वो रियल नंबर है। हो गया 164। आगे बढ़े, आगे बोलिए। 320, ध्यान दिया जाए, 320। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा, थोड़ा समझिएगा। एक व्यापारी जो है 18,000 रुपए प्रति सेट की दर से एलईडी बल्ब के 6 सेट खरीदे, जिसमें से प्रत्येक सेट में 5 बल्ब है। बताइए टोटल कितना बल्ब? 30 बल्ब। यदि 6 गो सेट खरीद रहा है, मतलब 6 गो पैकेट खरीद रहा है, पर प्रत्येक पैकेट में 5 गो बल्ब है, तो टोटल 30 बल्ब खरीदा गया। अच्छा, प्रत्येक जो सेट है उसका रेट कितना है? 1800 रुपए प्रति सेट, और प्रत्येक को समान कीमत पर चिन्हित किया। चिन्हित करने का मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी उसका। बल्ब के 6 सेटों का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? बल्ब का 6 सेटों का क्रय मूल्य क्या हुआ? एक आंसर तो यहीं पर मिल रहा है। और एक सेट का दाम कितना? 1800 रुपए प्रति सेट। कै सेट खरीदा? 6 सेट। तो 6 सेट का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो 1800 गुना 6, 1800 का टोटल से। तो एक आंसर तो हमको यहीं पे दिखाई दिया, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। 10,800 3 गो में, ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 10,800 3 गो में। उसने 3 सेटों को इस प्रकार बेचा, जिसमें से प्रत्येक सेट में उसने 3 बल्ब को 10% छूट पर बेचा और 2 बल्ब को 5% के छूट पर बेचा। शेष 3 सेट में उसने सभी बल्ब को 5% के छूट पर बेचा। उसकी बिक्री से उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ जो है वो 700 रुपया 50 पैसा हुआ। तो बल्ब का अंकित मूल्य क्या होगा? बल्ब का अंकित मूल्य इसमें सिंगल बल्ब का पूछा होगा। देन द मार्क प्राइस ऑफ द वन बल्ब। यहाँ पर लिख लीजिए सर, एक बल्ब का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक। तो प्रत्येक बल्ब का अंकित मूल्य क्या होगा, या एक बल्ब लिख दीजिए यहाँ पर। एक बल्ब का अंकित मूल्य क्या होगा? यदि बल्ब बोल रहा है तो इसका मतलब सिंगल बल्ब की बात कर रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे एक तरह का सवाल पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति के पास जो है वो 5 तरह का सामान है, 2 वस्तु को बेचता है 10% के डिस्काउंट पे, बाकी 3 वस्तु को बेचता है 20% के डिस्काउंट पे। ओवरऑल में कितना डिस्काउंट पे निकालने आता है ना?
मतलब एवरेज से लगा सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि अलग अलग भागों को बांट करके अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है। पहले बोला गया है, यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद उसने 3 सेटों को, टोटल कितने सेट खरीदा है? 6 सेट। ध्यान रखिएगा, एक सेट में कै बॉल? 5 बॉल। तो 3 सेट को इस प्रकार बेचा है जिसमें से प्रत्येक सेट में उसने 3 बल्ब को, अब ध्यान दिया जाए, 3 सेट को कह रहा है कि इस प्रकार से बेचना है कि तो 3 सेट में प्रत्येक जो उसमें 3 बल्ब होगा उस पर 10% का डिस्काउंट देगा। ऐसा ऐसा 3 सेट है और हर एक में से 3-3 बॉल निकालेगा और उन तीनों पर 10% का डिस्काउंट देगा। तो टोटल कितना बॉल? 9 बॉल पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और आगे बोल रहा है कि टोटल तो 5 बॉल है एक सेट में, तो 3-3 बॉल तो बिक गया, बाकी 2-2 बॉल और बचा है। कितना सेट? 3 सेट, तो 2 तिया, बाकी जो 6 बल्ब है उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट? 5% का। और बाकी जो शेष अभी 3 सेट और बच गया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि उसे सभी को 5% की छूट पर बेचा गया। पहले यहां से निकालिए कि बताइए ओवरऑल छूट क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि उसके द्वारा अर्जित जो कुल लाभ है वो 700.5 रुपया है, तो बल्ब का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान दे, हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल कितना सेट खरीदा? 6 सेट। प्रत्येक सेट में क्या बॉल? 5 बॉल, तो 6 बचे 30 बॉल। इसमें से कह रहे जो 6 सेट खरीदा है इसमें से 3 सेट को इधर लाइए और 3 सेट को इधर लेके जाइए। तो 3 सेट जो लाइएगा, इन 3 सेट में हर एक सेट में तो 5 बॉल रहेगा, यानी 15 बॉल इधर कर दिया है। और इधर वाला 3 सेट में हर एक सेट में क्या बॉल? 15 बॉल इधर चला गया है। अब कह रहा है इधर जो 3 सेट लाए हैं और हर एक सेट में जो 5 बॉल है उसमें से पहले 3-3 बॉल पर कितना परसेंट का डिस्काउंट? 10% का। यानी हर एक सेट में से 3-3 बॉल, इसको बांट रहा है 3 में और 2 में। तो बताइए कि 3 गो सेट है और हर एक सेट में से 3 बॉल को निकालिएगा, 10% का डिस्काउंट दीजिएगा, तो 3 दिया कितना? यानी टोटल 9 बॉलों पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितना परसेंट का? 10% का। अब उसके बाद भी 2 बॉल और बच जाएगा कै सेट में? 3 सेट में, तो 2 तिया, यानी 6 बॉल जो है उस पर कितना का डिस्काउंट? देखिए लिखा हुआ 2 बॉलों को 5% छूट पर, यानी यहाँ पर डिस्काउंट 5% का। अच्छा, इधर जो शेष जो 3 सेट है पूरा पूरी बचा हुआ है और इस प्रकार है कि जो शेष 3 सेट है उन सभी बॉलों को 5% के छूट पर, मतलब 5 दिया, इन 15 बॉल पर कितना का डिस्काउंट? 5% का छूट मिला है। अब बताइए कि टोटल उसके पास 30 गो बॉल था, 9 गो बॉल को बेचा है 10% का डिस्काउंट पर, 6 को बेचा है 5% के डिस्काउंट पर और बाकी जो 15 है उसको बेचा है 5% के डिस्काउंट पर। ओवरऑल में कितना का डिस्काउंट हुआ निकाल सकते हैं। निकालने के लिए देखिए यहाँ से कि इसको यहाँ आएगा तो ना घाटा होगा ना फायदा, ये जाएगा तो मतलब हम मान के चलते हैं कि इसको कंपलसरी मान लिया जाए कि आना है तो 5 लेके आइए, तो 5 लेके आना था लेकिन ये आएगा तो कोई घाटा फायदा नहीं होने वाला, ये जाएगा तो 5 का फायदा, ऐसे ऐसे तो 9 बचे 45 का फायदा। कितने लोगों में? 30 लोगों में। डिवाइड करिए, 1.5, 5 और 1.5, 6.5 का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब जो है ना यहाँ से जो यहाँ तक सवाल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सवाल है बस इसको आप कह सकते हैं कि टोटल मिला करके डिस्काउंट मिला कितना का? 6.5%। ठीक है, अब फिर से ध्यान दिया जाए कि टोटल यदि हम क्रैमुल की बात करेंगे तो 10,800, सभी बॉल को खरीदने में कितना? 10,800 और टोटल लाभ कितना? 700.5। तो क्या यहाँ से बिक्रैमुल निकाल सकते हैं? टोटल क्रैमुल है 10,800, टोटल लाभ भी पता है, तो क्या बिक्रैमुल निकाल सकते हैं? बिक्रैमुल कितना होगा? 10,800 प्लस में 700.5, ये निकल जाएगा बिक्रैमुल। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। ठीक है, आइए देखिए ध्यान दिया जाए, यदि हम बिक्रैमुल की बात करेंगे कि कुल बिक्रैमुल क्या होगा, तो पहले कुल क्रैमुल है 10,800, 1800 गुना 6 और प्लस में लाभ कितना है? 700.5, ये निकल जाएगा यहाँ से क्या? टोटल विक्रय मूल्य। अब बताइए कि अगर जो अंकित मूल्य से सवाल किया गया कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो जो डिस्काउंट मिलता है किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो जितना भी सामग्री होगा सबका जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर डिस्काउंट कितना मिला है? 6.5% का। यानी अंकित मूल्य को माइंड में सेट करेंगे 100, 6.5 का डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य कितना? 93.5। क्या टोटल विक्रय मूल्य पता है? यानी आप साइड में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि यदि अंकित मूल्य सभी बॉलों को 100 मानेंगे तो हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य जो होना चाहिए 6.5% डिस्काउंट का मतलब 93.5। विक्रय मूल्य पता है तो क्या यहाँ से जोड़ेगा तो कितना आएगा? 11,500.7। बताइए विक्रय मूल्य का तुलना, अच्छा ये 5 हो जाएगा। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया जाए। यदि आपको अंकित मूल्य चाहिए तो ये बताइए कै गो बॉल का अंकित मूल्य आया? पूरे बॉल का आ गया अंकित मूल्य। एक बॉल का अंकित मूल्य चाहिए तो बगल में भागा लगा दीजिए, कितना से? 30 से भागा लगाइए, यहां से आंसर आ जाएगा।
मेमोरी लोड ले रहा है ना? ठीक, नहीं लोड ले रहा तो पावर बढ़ा लीजिए मेमोरी का। हा? सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर बढ़ेगा कैसे। अगर यही पता हो जाएगा तो फिर यहाँ थोड़ी आइएगा आप। मिटा दे, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन और बोलिए। 321 देखिए, ध्यान दिया जाए। 21 में थोड़ा स्टेटमेंट है, हल्ला शांत रख के ध्यान दीजिएगा। यहीं से है ना? देखिए, इसमें बोला गया कि नीचे 3 मात्राएं 1, 2 और 3 दी गई है। जानकारी के आधार पर आपको तीनों मात्राओं के मध्य में संबंध निर्धारित करना है। अब आपको दी गई जानकारी और अपने गणित के ज्ञान से संभावित उत्तर का चयन करना है। लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, इसमें आपको निकालना नहीं है सवाल, ठीक है। इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। आंकड़े पर्याप्त, मतलब कौन सा जो आंकड़ा जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कहां कहां से उत्तर निकाल सकते हैं। सवाल क्या पूछा गया? लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज आपको बता दें कि लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्या यहां से लाभ प्रतिशत निकल सकता है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, लाभ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जरा दूसरा पर ध्यान दीजिए। अंकित मूल्य पर 5% का छूट है, तो पहले क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, पहला वाला के हिसाब से अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब दोनों तैयार हो जाएगा तो लाभ नहीं निकल सकता है। बस आपको कल्पना करना है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी इसको और इसको मिला दिया जाए तो क्या लाभ परसेंट निकल सकता है? निकल जाएगा। नीचे दिया हुआ कि विक्रय मूल्य और छूट के बीच का अंतर जो है 2500 रुपया, यहाँ पे नियत राशि में दिया हुआ है। अगर जो आपसे पूछता कि लाभ क्या है तब इसका यूज करना पड़ता है, लेकिन क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो क्या ये दोनों से निकल रहा है आंसर? तो बस आंसर लगाइए, 1 और 2 से निकल जाएगा, हो गया आंसर। केवल 1 और 2। क्लियर है? चीज बनाना नहीं था इसको। आगे बढ़े। अब फिर से, अरे कहां से आंसर निकलेगा? ठीक है, पहला वाला बोला गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 25%। क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, अंकित मूल्य 125। बताइए लाभ परसेंट निकलेगा? यहां पर निकल रहा है। जरा दूसरा को शामिल करिए। अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया जाता है, यानी इस पर जो है 5% का डिस्काउंट जब देंगे तो क्या विक्रय मूल्य यहां से पता हो जाएगा? जब विक्रय मूल्य पता हो जाएगा, क्रय मूल्य पता है, तो यहां से लाभ परसेंट नहीं निकल जाएगा। यही तो पता करना था कि कहां से निकलेगा, क्या होगा आंसर, ये नहीं बताना है आपको। तो क्या कैसे निकलेगा? 1 और 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बोलिए। 322 भी देखा जाए। देखिए 322, ध्यान दीजिएगा सर, सब बस हल्का हल्का थोड़ा समझने की जरूरत है। ए, बी और सी पिकनिक पर गए हैं। ए के पास 5 सैंडविच है। सैंडविच कुछ होता है, खाने वाला होता है, ठीक है। ए के पास 5 सैंडविच है, बी के पास 3 सैंडविच है। इसे तीनों ने बराबर बराबर बांटा और सी ने अपने हिस्से के 4 रुपए दिए जो ए और बी के आपस में बांटने थे। बी को कितना रुपया मिलेगा? देखिए ध्यान दिया जाए, पिकनिक पर कितना दोस्त गया है? 3 दोस्त, ए, बी और सी। सैंडविच किसके पास है? ए के पास 5, बी के पास, सी के पास सैंडविच है नहीं, तो क्या वो भूखे रह जाएगा? उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए ना। लेकिन मिलेगा तो ऐसा बात थोड़ी है कि फ्री दे देगा, बाद में तो पैसा लेवे करेगा। तो बोला गया है कि ए के पास 5 गो सैंडविच है, बी के पास 3 गो सैंडविच है, तो सी के पास कोई सैंडविच नहीं है। तो बोला गया कि अभी जितना भी सैंडविच है उसको तीनों आपस में बांट लिया जाए, और बांट लेने के बाद फिर जिसको जो हिस्सा देगा उसके बदले में उसको वापस में पैसा रिटर्न कर देगा। अब बताइए टोटल कितना? 8। यदि तीनों बराबर बराबर बांटेगा तो इसको मिलेगा 8/3, इसको भी मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा? 8/3। इसके पास कोई सैंडविच नहीं था, तो इसके पास सैंडविच आया कहां से? ए से आया और टी से आया। अब कह रहा है कि जब सी के पास कोई सैंडविच नहीं था फिर भी इसको सैंडविच मिला, तो इसके बदले में वो पैसा देगा, और पैसा कुल कितना रुपया दे रहा? 4 रुपया दिया है, जिसको ए और बी जो आपस में बांटेगा। तो 4 रुपया को ए और बी आपस में किस अनुपात में बांटेगा? तो इसमें कह सकते हैं कि जिस अनुपात में उसको सैंडविच दिया है उसी अनुपात में बांटेगा। तो बताइए ए के पास कितना था? 5, इसके पास बचा कितना? बचा 8/3। इसका मतलब दिया कितना ही निकाल सकते हैं, तो इसमें जिसको घटाना पड़ेगा, तो कितना? यानी 7/3 सैंडविच दिया होगा सी को। अच्छा बी कितना दिया है?
1/3। अब बताइए केवल देने वाला का अनुपात चाहिए कि जो ए दे रहा है और बी दे रहा है वो किस अनुपात में दे रहा है। तो ये दिया 7/3 सैंडविच, ए दिया 1/3 सैंडविच, तो जरा दोनों को जोड़िए तो 8/3 आ रहा है। यानी ए ने दिया है 7/3 और बी ने दिया है 1/3। तो जो भी पैसा देगा सी उसको ए और बी आपस में किस अनुपात में बांटेगा, तो जिस अनुपात में सैंडविच दिया था इसी अनुपात में बांटेगा। यहाँ का अनुपात कितना आ रहा है 7/1। टोटल पैसा कितना देगा 4 का तुलना 8 से। किसका पूछ रहा है पी का मान निकालना है तो 1 से गुना करके 50 पैसा। इसको आप लिख लीजिएगा कि शेष बचा हुआ भाग है, ठीक है। शेष इतना बचा, इतना दिया गया है सी को, ये पहले का भाग था। हो गया, आगे बढ़े, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24 23 ध्यान दीजिएगा। 23 राज्य है 500 रुपए अंकित मूल्य वाले बल्ले को 10% की छूट पर बेचता है और प्रत्येक बल्ले के साथ 10 रुपए मूल्य वाली गेंद कर लीजिए, गेंद भी मुफ्त में देता है। इसके बाद भी वह 25% का लाभ अर्जित करता है। बल्ले का क्रय मूल्य क्या है जानते हैं। इसको यदि आप मैथ सोच के बनाएगा तो कभी नहीं बनेगा। थ्योरेटिकली इसको माइंड में सोचिए कि आप भी बल्ला खरीदते हैं, आपको भी कोई चीज बदले में मिल जाता है, तो उस हिसाब से सोच के बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। बताइए जब खरीदने गया तो 500 रुपया अंकित मूल्य वाले बल्ला, यानी बल्ला जो है जो बैट है उस पर कितना लिखा हुआ है 500 रुपया रेट लिखा हुआ है। दुकानदार ने पहले 10% का छूट दिया तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितना, यानी जो भी बल्ला खरीदेगा उसको 450 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ही बोला गया है कि प्रत्येक बल्ले के साथ 10 रुपया मूल्य वाली गेंद मुफ्त में देता। ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट है। जैसे आप 450 रुपया दिए तो आपको तो बल्ला ही मिलना चाहिए था, लेकिन बदले में 10 रुपया मूल्य वाली एक गेंद भी दिया जा रहा। तो क्या एक डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद भी वह 25% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार के बारे में बोल रहा है। जो दुकानदार बल्ला बेच रहा है, मतलब एक गेंद में फ्री में देने के बाद भी देखा गया है कि उसको 25% का लाभ अर्जित हुआ। बताइए बल्ले का क्रय मूल्य क्या है, मतलब बल्ला को रियल में कितना में खरीदा था जो दुकानदार है। अब एक दुकानदार के हिसाब से सोचिए कि पहले आप बल्ला पर लिखे हुए 500, इसका मतलब 500 में तो खरीदे नहीं होंगे, खरीदे तो कम ही में होंगे। 10% का क्या दिया डिस्काउंट, तो आपको कितना देगा 450। अब ग्राहक आपको 450 दे रहा है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 10 रुपया वाला बॉल उसको दे रहे हैं। बॉल को आप काट करके कुछ देर के लिए सोचिए कि 10 रुपया के नोटे उसको दे दिए। अरे बॉल का मतलब क्या चीज, नोट कर सकते हैं ना जी। इसमें 10 रुपया काहे लिखा है कि 10 रुपया का बॉल उसको दिया गया अलग से। तो ऐसा सोचिए कि 450 रुपया ग्राहक आपको दिया, आप 450 रुपया लिए, एगो बल्ला दिए और बगल से 10 रुपया और निकाल के दे दिए। 10 रुपया दीजिए चाहे 10 रुपया का गेंद दीजिए, बात तो वही हुआ। तो बताइए आपको ओवरऑल मिला कितना 440। या दूसरा ऐसे भी सोचिए कि 450 रुपया में दो सामान मिल रहा है, एगो बल्ला मिल रहा है और एगो 10 रुपया का गेंदा मिल रहा है। बताइए बल्ला के बदले में कितना मिल रहा है 440। 10 रुपया तो इसमें किसका रेट है, गेंद का ही रेट है। तो 10 रुपया घटा दीजिए, बाकी शेष कितना बचेगा 440। यानी रियल में देखा जाए तो जो बल्ला है वो बल्ला का बिल कितना रहा है 440, और 440 में बेचने के बाद भी उसको 25% का क्या हो रहा है लाभ। यानी 440 में बेच रहा है, हम लोग कहेंगे कितना बेच रहा है 125। क्रय मूल्य निकाला 100 से गुना करिए, आंसर आ जाए 352। समझ गया, वहां भी समझ गया लगता है। हाँ। हो गया। आगे बढ़े, बोलिए आगे। आपके पास सवाल है ना, आप अपना पैकेज में देखिएगा, ठीक है। बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहली है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ नहीं इसमें पूछा गया है। एसबीआई पीओ में मतलब पहली टाइप में पूछा गया है। इस पर सवाल इसमें क्या है जी, सवाल एक ही हुआ है ना। सवाल इसमें और था लेकिन इसमें आया नहीं है, ठीक है। इस पर सवाल जो है 2 को 3 को रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले समझिए सर।
बोला गया कि रविवार बाजार में जमुना अपने नींबू जो है वो 0.50 में 2 की दर से बेचती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये रुपया सर, रुपया 50 पैसा, 50 रुपया में 2 की दर से बेचती है, रकम बटा मात्रा पड़ेगा ना, यानी रकम कितना है 50 पैसा, मात्रा कितना है 2, यानी एक व्यक्ति है जमुना, ठीक है, जमुना है कि जमुनी है, जमुना है, ठीक, एक जमुना है, वो 50 पैसा में 2 की दर से बेचता है, ठीक है, 50 पैसा में 2 तो 1 रुपया में 4, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं जानते हैं तो सीधा लिखिए रकम 50 पैसा, मात्रा 2, बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, 50 100 के 100, यानी 1 बटा कितना, इसी को बोल सकते हैं 1 रुपया में 4, ठीक है। तो जो दशमलव में दिया हुआ है उसको आप सिंपल करके लिखिए कि 50 पैसे में 2 की दर से मतलब 1 रुपया में 4, लिख दें यहाँ पर रकम 1, मात्रा कितना 4, 1 रुपया में 4 की दर से कौन बेचता है, जमुना। अच्छा आगे दिया हुआ उसका पड़ोसी सीमा का नींबू जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए वह 50 पैसा में 3 तो 1 रुपया में, यानी एक व्यक्ति और है सीमा, उसका जो नींबू बेचने का दर है वो बोल रहा है कि 50 पैसा में 3, दशमलव को हटाने के लिए इसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 रुपया में, यानी यहाँ यदि रकम 1 रुपया लिया जाए तो मात्रा कितना 6, 1 रुपया है, ये मात्रा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कुछ समय के बाद जो है जब दोनों महिलाओं के पास बराबर बराबर संख्या में नींबू बचते हैं तो सीमा को कुछ काम का याद आ जाता है, वह अपनी पड़ोसी से अपनी नींबू को देख रेख करने को कहती है। हिसाब को आसान बनाने के लिए जमुना सभी नींबुओं को एक ढेर में लगाकर 1 रुपया में 5 की दर से बेचना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए ध्यान दीजिए, समझिएगा इसको। बोला गया है कि स्टार्टिंग में जमुना भी सीमा भी कुछ कुछ अपना नींबू लेके आया। जमुना का जो नींबू बिक रहा था 1 रुपया में 4 की दर से, और सीमा का जो नींबू बिक रहा था 1 रुपया में 6 की दर से। नींबू बिक रहा था। एक समय ऐसा आया कि दोनों के पास नींबुओं की संख्या समान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ समय के बाद पश्चात जब दोनों महिलाओं के पास बराबर बराबर संख्या में नींबू बचते हैं, उस समय सीमा को कुछ काम याद आ जाता है। वो अपनी पड़ोसी को नींबू को देख रेख करने को कहती है, और हिसाब को आसान बनाने के लिए जमुना सभी नींबुओं को एक ढेर में लगाकर 1 रुपया में 5 की दर से बेचना शुरू कर देता है। जब सीमा शाम को लौटती है तो तब तक सभी नींबू बिक चुके हैं। जब वे पैसे बांटते हैं तो शायद 3 रुपया कम पड़ जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि वैसे पैसे बराबर बराबर बांटते हैं, तब बताइए कि जमुना को इस सौदे में कुल कितनी हानि हुई। देखिए ध्यान दिया जाए, पहले कुछ नींबू मान लीजिए, 4 यहाँ 6 है ना, 4 6 के एलसीएम कितना 12, ठीक है। मान लिया जाए कि जमुना और सीमा के पास दोनों के पास 12 नींबू बचा हुआ है। कितना कितना, आप 24 ही मान सकते हैं, 120 ही मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 15 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके पास भी कितना नींबू 12 नींबू, इसके पास भी 12 नींबू, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या है, अच्छा अगर जो 12 नींबू को बेचता तो इसको पैसा कितना मिलता, और 1 रुपया में 4 को बेच रहा है तो 12 नींबू बेचा तो कितना मिलता, यानी ये मात्रा हम बोल सकते हैं कि दोनों के पास जो मात्रा है अभी फिलहाल वो 12 है, इसके पास भी कितना है 12 है। जब हम रकम की बात करते तो रकम इसको मिलता क्या रुपया 3 रुपया, इसको 2 रुपया, ऐसा कम मिलता जब ये आदमी इसी दर से बेचता, ये आदमी इसी दर से बेचता, तब आपको इसको मिलता 3 रुपया, इसको मिलता 5 रुपया। लेकिन हुआ क्या है कि सीमा चली गई है, अपना सारा नींबू दे दिया किसको, जमुना को। अब बताइए इसका नींबू छोटा था तो इसको बेचना था 1 में 6 की दर से, और अपने वाला को बेचना था 1 रुपया में 4 की दर से। लेकिन हिसाब को आसान बनाने के लिए सबको मिला करके कैसे बेच दिया 1 रुपया में 5। अब बताइए कि 1 रुपया में यदि 5 की दर से बेचिएगा तो टोटल बेचने के लिए क्या नींबू है उसके पास 24 नींबू है। अब बेचने का रेट कैसे है 1 रुपया में 5, मतलब 1 नींबू का दाम हो जाएगा 1/5। बात समझ में आ रहा है? अरे रकम बटा मात्रा का मतलब ही होता है 1 वस्तु का दाम। 5 नींबू का दाम कितना है 1, तो 1 नींबू का दाम 1/5, तो 24 नींबू का दाम 24 गुना 1/5 करेंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, जब दोनों महिला अपना अपना नींबू बेचती तो इसका मिलता 3 रुपया, इसका मिलता 2 रुपया। लेकिन सारा नींबू जब जमुना बेच रही है तो जमुना जो है ना ये वाला दर का प्रयोग किया, ना ये वाला दर का प्रयोग किया, एक अलग दर लाया और 1 रुपया में 5 के हिसाब से सभी नींबू को सेल कर दिया। तो 1 रुपया में 5 के हिसाब से बेचेगा तो टोटल बेचने के लिए कितना नींबू 24 नींबू, तो टोटल बेचने के बाद कितना पैसा मिलेगा, कितना 4.8। अच्छा बताइए दोनों अलग अलग नींबू बेचता तो कितना पैसा मिलता 5 रुपया, लेकिन एक ही सब मिला के बेच रहा तो 4.8, घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है 0.2 का। लेकिन आगे थोड़ा ध्यान दिया, यहाँ के बाद देखिए 1 रुपया में 5 की दर से बेचना शुरू कर देती है। जब सीमा शाम को लौटती है तब उस तक सभी नींबू बिक चुके हैं, तब वे पैसे को बांटते हैं तो शायद 3 रुपया कम पड़ जाता है। हम लोग का तैयार है यहाँ पर कि जब पैसा को बांटेगा तो कहीं ना कहीं जिसमें आएगा सीमा तो कहेगा ना कि मेरा 2 रुपया का नींबू छोड़ के गए थे, मेरा 2 रुपया लाइए, और जमुना कहेगा कि मेरा 3 रुपया का नींबू था, तो 3 है 2 कितना,
तो कहीं ना कहीं 5 रुपए की जरूरत है, लेकिन पैसा है कितना, तो कहीं ना कहीं पैसा तो घट रहा है। कितना घट रहा है? 0.2 का। लेकिन यहाँ नियत राशि में दिया हुआ है कि 3.5 रुपया पैसा जो है कम पड़ जाता है, यानी 3.5 का तुलना 0.2 से कर सकते हैं। आगे बोला गया है कि मान लीजिए कि वे पैसे को बराबर बराबर बांटते हैं, तब बताइए कि जमुना को इस सौदे में कुल कितना की हानि हुई। अब देखिए कि सीमा जब आएगी तो अपना जिद पर अड़ा रहेगी कि हमें 2 रुपया चाहिए, और जमुना कहेगी तो हमको 3 रुपया चाहिए, पैसा तो है नहीं। तब उसमें सहमति बना के ऐसा किया जाए कि जो भी पैसा है हमारे पास उसको दोनों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 3.5 रुपया कम पड़ जाते हैं, तो मान लीजिए कि वे पैसे को बराबर बराबर बांटते हैं, तो बताइए इसको पहले मिला था 3 रुपया, इसको मिला था कितना 2 रुपया, अब पैसा है कितना 4.8। तो ऐसा करेगा कि इसको भी दोनों को आधा आधा बांटिए तो कितना होगा, इसको 2.4 है, इसको भी 2.4 मिलेगा। मिलेगा। अच्छा आप पूछ रहे बताइए कि सौदे में जमुना को सौदे में कुल कितना का हानि हुई। जमुना को मिलना था कितना 3, मिल रहा है कितना 2.4, हानि हो रहा है 0.6 का। तो सबसे पहले जो नियत राशि था, नियत राशि कितना था 3.5 रुपया घट गया है। हम लोग बोलेंगे कि टोटल होना चाहिए कितना 5, लेकिन हो रहा है कितना 4.8, घट कितना रहा है 0.2, 3.5 का तुलना 0.2 से। पूछेगा अगर जो कि बताइए जमुना का कितना का लॉस हुआ, तो 0.6, और सीमा को कितना का लॉस हुआ, सीमा को लॉस कहाँ हुआ, सीमा को फायदा हो गया ना, ठीक है। और बताइए सीमा को फायदा हुआ, जमुना को लॉस हुआ कितना का 0.6 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा। अब आप समझिए क्या क्या हुआ। जमुना ठगा गया ना, अब ठगा गई कि ठगा गया आप समझिए। अच्छा महिला है, दोनों महिला ठगा गई। हो गया। हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, एक छोटा सा रिव्यू हम फिर से कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सही से ध्यान दीजिएगा। जमुना से 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 महिला है। उन दोनों में बोला गया है कि जमुना जो है बेच रहा है मतलब 0.5 में 2, इसका मतलब हुआ 1 में कितना 4, और सीमा बेच रहा है 0.5 में 3, का मतलब 1 में हुआ 6। दोनों का रकम बटा मात्रा हम लिख दिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब दोनों के पास बराबर संख्या में नींबू बचते हैं, अब कितना बचते हैं दिया हुआ नहीं, अपने हिसाब से आप कुछ भी मान लीजिए बराबर संख्या में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ऐसा मानिए जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, क्या माने 12, यानी मान लिया जाए इसके पास भी 12 नींबू बचता है, इसके पास भी 12 नींबू बचता है। अगर जो शेष नींबू को बेचेगा तो बताइए 1 रुपया में 4 की दर से बेचेगा, 12 नींबू बचा हुआ तो कितना पैसा मिलेगा 3 रुपया। इसको कितना मिलेगा 2 रुपया। ऐसा कब होगा जब दोनों अपना अपना नींबू बेचेगा तब। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदल गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीमा चली गई है और सारा नींबू किसको दे दिया गया है, जमुना को। जमुना जो है अपने हिसाब को आसान बनाने के लिए टोटल 12 कितना 24 नींबू को 1 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो बेचने के बाद पैसा मिला कितना 4 रुपया 80 पैसा। आगे बोला गया है कि जब पैसे की बंटवारा करने लगा तो कहीं ना कहीं 3.5 रुपया घाटा हो गया, 3.5 रुपया पैसा घट गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि पहले मिलना कितना चाहिए था 5, अब मिल कितना रहा है 4.8, कितना घट गया 0.2, यानी 3.5 का तुलना 0.2 से। अब आगे बोला गया था कि अब जब पैसा घट गया तो जो पैसा उसको प्राप्त हुआ है उसको दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लिया, यानी 4.8 को आधा आधा करिएगा तो इसको मिलेगा 2.4, इसको मिलेगा 2.4, इसको घाटा हो रहा है कितने का 0.6 का, इसको फायदा हो रहा है 0.4 का। सवाल पूछा गया जमुना को कितना घाटा हुआ, गुना कितना से किया गया 0.6, बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। एग्जाम में देखिए आप सब कुछ जो है ना एग्जाम के लिए मत पढ़िए, कुछ दिमाग यही होता है, मेमोरी बढ़ाए वाला यही सवाल पूछ रहे थे। मेमोरी बढ़ाए कैसे, इसी से बढ़ता है। आगे पढ़िए आगे, क्वेश्चन नंबर आगे 25, ध्यान दीजिएगा सर 25। उदय जो है वो 60 पैसे प्रति वस्तु की लागत से 750 वस्तुएं निर्मित करता है। वह विक्रय मूल्य इस प्रकार तय करता है कि मात्र 600 वस्तुओं की बिक्री पर उसे लागत के 40% का लाभ हो सके, फिर भी 120 वस्तुएं बेकार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इधर सर। और वह इस मूल्य पर 630 वस्तुएं बेच पाता है। यदि यह माना जाए कि बिकी हुई वस्तुएं
बिकी हुई नहीं सर, बची हुई। माना जाए कि बिना बिकी हुई, अच्छा बिना बिकी हुई वस्तुएं बेकार है तो कुल लागत के प्रतिशत के रूप में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक रकम बट्टा मात्रा कॉन्सेप्ट बताया था, याद है ना, जहां पे बेईमानी हो रहा था, कितना ग्राम कम दिया तो वहां भी बताया था रकम बट्टा मात्रा यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, हुआ क्या है कि 60 पैसे प्रति वस्तु की लागत से 750 वस्तु निर्मित करना है, लेकिन वह विक्रय मूल्य इस प्रकार तय करता है कि मात्र 600 वस्तुओं की बिक्री पर ही उसे 40% का लाभ हो। यहाँ भी कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे 750 ग्राम खरीद करके मात्र 600 ग्राम बेचता है, वहां पर 40% का लाभ प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं बेईमानी का शेष नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी आप लगाइए, एक है क्रय मूल्य, ठीक है, एक है विक्रय मूल्य। यदि हम रकम की बात करें तो बोला गया है कि जितना भी उसको लागत लगेगा 750 वस्तु बनाने में, वो मात्र 600 ही वस्तु को बेच करके और 40% लाभ भी कमा लेगा। इसका मतलब यदि कुल क्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 140। ये रकम का अनुपात हो गया। अच्छा मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा के बारे में बोला गया है कि बनाएगा 750, मात्र कितना बेचेगा, 600 बेचेगा ना। अच्छा 120 वस्तुएं 120 वस्तुएं बेकार हो जाता है और 630 वस्तुएं बेच पाता है। लेकिन ध्यान दिया जाए, पहले यहाँ पर तक पढ़िए, 750 वस्तुएं निर्मित करता है और विक्रय मूल्य इस प्रकार से तय करता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस प्रकार से तय करता है कि मात्र 600 वस्तुओं की बिक्री पर उसे लागत के 40% का लाभ हो सके। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला जाए तो कह रहा कि 40% का लाभ कमा लेगा कब, जब 750 वस्तु बना करके मात्र कितना वस्तु, 600 वस्तु को बेचे। अब यहाँ से कोशिश करिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होना चाहिए, तो आप क्या करिए कि रेट निकाल लीजिए। रेट का मतलब हो गया कि समान क्वांटिटी, तो यहाँ पर रकम बटा मात्रा कर सकते हैं। यदि यहाँ पर रेट निकाला जाए तो भागा लगाया जाए रकम बटा मात्रा, यहाँ भी भागा यहाँ भी भागा, कटेगा। अब इतना सारा बताइए करिएगा, 0 से 0, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 20 पचे 100। अरे अच्छा इधर ठीक 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 बोल रहा है, 20 सत्ते 140, 4 अनुपात कितना, यानी क्रय मूल्य 4 तो विक्रय मूल्य कितना 7। अच्छा यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो बोलिएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक रेशियो बनाए, ठीक है, जो कि दिया हुआ था कि 40% लाभ कमाता है कब, 750 बना करके मात्र 600 बेच करके। तो रकम बटा मात्रा जैसे लगाइएगा तो एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। अब जरा सवाल पर आइए, अब कहता है कि 750 वस्तु तो निर्मित किया है, ठीक है, यहाँ से आप रेट निकाल लिया। अब कहता है कि फिर भी उसे 120 वस्तुएं बेकार हो जाती है और वह इस मूल्य पर मात्र 630 वस्तुएं बेच पाता है। यदि वह माना जाए कि बिना बिकी हुई वस्तुएं बेकार है तो कुल लागत के प्रतिशत के रूप में उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। अब वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता है कि प्रति वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 7। अब यहाँ से देखा जाए यदि वास्तविक लाभ निकालना तो फिर से निकालिए कि उसका कुल लागत क्या होगा, कुल लागत क्या होगा और उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दिया जाए सर, अब 60 पैसा को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप उसका यूज करना चाहिएगा। तो प्रति वस्तु कैसे बना रहा था, 60 पैसे, हम लोग कैसे कहेंगे 4, तो 60 का तुलना 4 से, विक्रय मूल्य निकालना तो 7 से, आप इसी की यूज करिए ना, प्रतिशत ना निकालना है। तो आइए यहाँ से कुल लागत निकालना, तो वस्तु कितना बनेगा 750, कैसे रुपए प्रति वस्तु 4, तो 750 गुना 4। अब बेचना है तो बेचने के लिए बोला गया कि 120 वस्तु बेकार हो गया, तो 750 में से यदि 120 बेकार हो गया तो कितना वस्तु को बेच पाइएगा, तो मात्र आप बेच पाइएगा 630 वस्तु को किस रेट से, 7 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से। तो कुल लागत कुल बिक्री मूल्य दोनों आ गया, जरा रेशियो लगा लिया जाए, यहाँ पर कटेगा 0 से 0, 25 तिया 75, 21 तिया 63, 25 चौके 21 सत्ते 47, कितना का लाभ, 47% का लाभ आंसर हो गया। देखा कर देखी ना यार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। प्रति वस्तु का लागत कितना था 60, हम लोग कैसे निकाले 4, 60 का तुलना 4 से, विक्रय मूल्य निकाला तो 7, ठीक है, तो 15 सत्ते 105 आएगा, 1 रुपया 5 पैसा आ जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 60 और यहाँ लिखना पड़ेगा 105, फिर तो कट के वही चीज आएगा। लास्ट हो गया, कल तो क्लास है ये, खत्म हो जाएगा। बड़ी बात है, मस्त। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो ही सकता है, हो जाएगा ना, तो चलिए बोलिए आगे, आगे बोलिए। ऐसे क्या रहा है,
अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ तक हो गया। 25 तक हो गया ना, क्या क्वेश्चन है? 30 को आगे जाए ना घर आगे। ठीक है, ये 5 कल हो जाएगा। कल आएंगे सर, कल नया टॉपिक भी चालू हो जाएगा। पैकेज मिल गया ना।